अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम अब्बास। मैं आज फिर आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं मसला कश्मीर के मौजू के साथ, और इसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक और मौजू पर भी बात की जाएगी, क्योंकि ये प्रोग्राम का पहला हिस्सा है और इसमें हम लोग मसला कश्मीर के हवाले से ख़ुसूसी बात करेंगे, और इसके साथ साथ जो बैनुल-अक़वामी ताकतों के हवाले से जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं उसके बारे में बात होगी। और एक शाही जोड़ा आजकल दौरा पाकिस्तान पे है, और उस जोड़े के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, और वो भी बेहद खुश हैं पाकिस्तान में आके। और जैसे जो शहज़ादी हैं उन्होंने तो पूरी आवाम के और ख़ास तौर पे ख़वातीन के दिल जीत लिए हैं इतने बेहतरीन खूबसूरत मलबूसात के ज़रिए। खैर जनाब, इसका इंटरनेशनली और सफारती तौर पे क्या क्या बेहतरी के लिए फ़र्क पड़ेगा, इस बारे में बात होगी हमारे प्रोग्राम में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अरब में, और सऊदी अरब और ईरान के दौरे पे हैं, और उन्होंने कहा है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद है। तो ये एक बहुत अच्छी बात भी है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है, उसमें इनका इकट्ठे होना, सबका आपस में दोस्ती होना और लड़ाई झगड़ा जो है ये ख़त्म होना, ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की वजह से बीच में जिन मालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया उनके साथ भारत के ताल्लुकात, और जिनका साथ भारत ने दिया उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, ज़रा इस हवाले से भी हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं तारुफ़ करवाता हूँ, मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है, मेरे साथ मेहमान मौजूद है मेजर रिटायर्ड जनाब नदीम शेख साहब, जो कि तजज़ियाकार भी हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम फ़हीम भाई, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी। ठीक ठाक है माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ऑल वेल। सर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त सऊदीया और ईरान के दौरे पे हैं, तो वाकई पाकिस्तान ही वो एक हैसियत रखता है कि जो सऊदी अरब और ईरान दोनों के बीच में सही मानों में सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं, ना कि वो अमेरिका जैसी सालसी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रही है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि हमारे इंटरनेशनली जो रिलेशंस हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, या ईरान और सऊदी अरब के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, इस हवाले से कोई आपकी राय? देखिए, सबसे पहले तो ये बात हमें देखनी चाहिए कि दुनिया अब कन्वर्ट हो चुकी है ग्लोबल विलेज में। हम सब बहुत क्लोज़ एक विसिनिटी में हम रिजाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान को पहली दफ़ा दुनिया के अंदर इतना बड़ा रोल मिला है, और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की रिकग्निशन है। आप देखें, और आम तौर पर इस तरह की जो मीडिएशन के रोल होते हैं या सालसी का रोल होता है, ये सुपर पावर्स या सुपर पावर से नीचे जो कंट्रीज़ होते हैं, जैसे रशिया ने मीडिएशन का रोल किया सीरिया के अंदर, अमेरिका का तो ख़ुद कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इतना बड़ा रोल देना, ये डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट थी जो इमरान खान साहब ने टीवी के ऊपर बयान की कि जी मुझे उन्होंने मीडिएटर का रोल दिया, और उन्होंने कहा कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान सालसी के किरदार का। फिर आप देखें कि पाकिस्तान की इस वक्त दोनों ममालिक से भरपूर दोस्ती है, तो पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इन दोनों में मीडिएशन करा सकता है। जबकि देखें, टर्की भी दोनों ममालिक का दोस्त है, मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, लेकिन ये रोल पाकिस्तान को दिया गया, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात। फिर इमरान खान साहब अभी ईरान का दौरा करके आ चुके हैं, अब सऊदी अरब में है इस वक्त। आप देखें कि ईरान ने फुल सपोर्ट की है उनके इस मीडिएशन रोल को, और उन्होंने बहुत सराहा है, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम तैयार हैं, और जिस तरह से ये इमरान खान साहब जो मीडिएटर का रोल, जो भी ये मीडिएशन कराएंगे, वी विल सपोर्ट हिम फुली। हम हर तरह से उनको सपोर्ट करेंगे, और हम रेडी हैं हर तरह की निगोसिएशंस के लिए, टेबल टॉक्स के लिए विद सऊदी अरब। अब सऊदी अरब में मौजूद हैं। सऊदी अरब में आपको पता है कि जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनका पाकिस्तान के सात वैसे ही बहुत दिल्ली लगाव है, और बखौल उन्होंने कहा था कि जी मैं सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ। जी, तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है किसी प्रिंस के लिए, खासतौर पर सऊदी अरब जैसे मुल्क के लिए जो बहुत बड़ा है इस वक्त। वहाँ रशियन प्रेसिडेंट भी जो है इस वक्त दौरे के ऊपर हैं, व्लादिमीर पुतिन भी इस वक्त। लेकिन इमरान खान को ज़्यादा आप देखेंगे कवरेज दी गई है तमाम न्यूज़ मीडिया और प्रिंट मीडिया के अंदर इस वक्त। तो होपफुली इंशाल्लाह ये डील, मुझे लगता है कि हमायत तो नहीं की थी पाकिस्तान की कश्मीर के मामले के।
नहीं, देखें, आजकल का दौर ऐसा है कि हर मुल्क के अपने कुछ मफादात होते हैं। इंडिया में सऊदी अरब की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये आप जाहिर है कि बिल्कुल ओपनली तो कोई नहीं कह सकते कि आप जनाब इंडिया को धमकी दे दें सऊदी अरब जो है पाकिस्तान के कहने के ऊपर, या इंडिया से बिगाड़ कर ले। फिर सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जो मुसलमानों के लिए एक पिवट का रोल अदा करता है, न्यूक्लियस है। वहाँ इंडिया में भी 22 से 25 करोड़ मुसलमान आबाद हैं पाकिस्तान से ज़्यादा, तो उन्होंने उनका भी ख्याल रखना है और उनके भी मसाइल सऊदी अरब जो है वो वक्तन फ़वक्तन वो इस तरह से ताल्लुकात के ज़रिए से हल कराता रहता है। तो कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसमें सऊदी अरब ने ये कहा हो कि कश्मीर में होने वाले मजालिम की हम मजम्मत करते हैं या उनके साथ ज्यादती हो रही है, या ये उनका अंदरूनी मामला है, मगर मुसलमान के इंसानियत के मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट कश्मीर के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मिलकर इस मसले का हल निकालना चाहिए और आपस की जो इख्तलाफात हैं उनको टेबल पे मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करना चाहिए। ये स्टेटमेंट मोहम्मद बिन सलमान ने 2-3 मौक़े पर दी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखना चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया को मुज़ाकरात की दावत दी है, बिल्कुल दी है। ये आर्टिकल रिवोक करने से पहले आज 73rd डे हो गया है। आपको पता है कि जो इंडिया के कश्मीर में हेड कश्मीर के अंदर इस वक्त तमाम चीज़ें बंद हैं, कर्फ्यू है। इससे पहले से जो है पाकिस्तान जोर देता रहा इंडिया के पे कि मुज़ाकरात करें, लेकिन इंडिया कभी भी उसने रिफ्यूज़ कर दिया टेबल पे आने से। यही बात सऊदी अरब भी कह रहा है कि जनाब मुज़ाकरे जब टेबल पर आते हैं तो ज़ाहिर है फिर ऑप्शंस लेकर आते हैं, तो कोई ना कोई मसले का जो है वो सोल्यूशन निकल ही आता है। और पास्ट एक्सपीरियंस दुनिया का हिस्ट्री में अगर आप देखें तो तमाम बड़े बड़े मसाइल का हल जो है वो टेबल के ऊपर ही निकला। सही। अच्छा, वैसे तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब इक़्तिदार में नहीं आए थे तब भी उन्होंने यही बात किया करते थे कि ये जंगों से मसाइल हल नहीं होते हैं, हमें आप बैठ के बात करनी है। इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद भी उन्होंने इसी हवाले से बात की सारी। बट ये तो हमें भी पता है कि ये तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को एक अरसे से पता है, सबको ही पता है ये तो कि जो मामलात हल होने हैं वो टेबल पे बैठ के होने, और मगर के पाकिस्तान और भारत को आपस में बैठ के मुज़ाकरात से मसाइल हल करने चाहिए। मगर मुज़ाकरात पे लेके कौन आएगा? ये असल सबसे बड़ा मसला तो ये है। अब भारत मुज़ाकरात पे के लिए आने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान तो की तरफ से तो खुली ऑफर है कि आप आएँ, बैठें, मसाइल को जितने इश्यूज हैं इनको सॉल्व करें बैठ के। और बल्कि खान साहब तो इससे भी कुछ डिफरेंट सोचते रहे हैं। उन्होंने शुरू में इस पूरे खित्ते को एक करके उन्हें यूरो वाली जो एक स्ट्रेटेजी थी वो भी इन्होंने एक ऑफर की थी कि हम ऐसा भी कर सकते हैं अगर ताल्लुकात ठीक हो जाए। तो इमरान खान तो ऐसा सोचते हैं, मगर इंडिया को टेबल पे लेके कौन आएगा? और क्या पूरी दुनिया में किसी मुल्क में इतनी वो स्ट्रेंथ नहीं है या ताकत नहीं है या किसी के इंडिया के साथ ऐसे ताल्लुकात नहीं है जो इंडिया को टेबल पे लेके आ सके? देखिए, वैसे तो हमारे अकीदे के मुताबिक तो अल्लाह ही लाएगा, हाँ बेशक, लेकिन जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है आजकल के जो इंडिकेटर्स बताते हैं वो ये है कि जो कंट्री दुनिया के अंदर इंटरनेशनल मासेस का जो प्रेशर होता है या जो उनकी एफर्ट होती है उसको नहीं मानते तो वो दुनिया से कट जाते हैं और आइसोलेशन का शिकार। सही है। इंडिया इस वक्त थोड़ा सा आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। द मोर इट विल गो टुवर्ड्स द आइसोलेशन, द मोर प्रेशर विल बिल्ड अप ऑन इंडिया, इंटरनेशनल प्रेशर जिसे हम कहते हैं। तो इंडिया बिल्कुल टेबल पर भी आएगा। और आप देखें पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, किसी जंग के जरिए आज़ाद नहीं हुआ। यही प्रेशर जब बिल्ड होता है तो एक जगह कल्मिनेटिंग पॉइंट पे, टर्मिनल पॉइंट पे पहुंच जाता है जहां जाके चीज़ें इसी तरह से मटेरियलाइज हो जाती। तो पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है और पूरी दुनिया के अंदर हमने इस वक्त फर्स्ट टाइम इतना अच्छा प्रोजेक्ट किया है। इंडिया का जो पोस्चर है, जो उसका राष्ट्रीय सेवक सिंह का आरएसएस का पोस्चर हमने इस वक्त पूरी दुनिया के सामने पोस्ट किया हुआ है। इंडिया का जो ये फाशिस्ट फेस है वो पूरी दुनिया को हमने दिखा दिया। तो इंशाल्लाह आप जब ये इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेगा, देखें यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल भी बार बार कह रहे हैं कि जी टेबल टॉक्स करें, सारी दुनिया कह रही है। इंडिया अकेला नहीं रह सकता इस दुनिया के अंदर, इंडिया को अल्टीमेटली टेबल पे आना पड़ेगा। और अगर हम इसी तरह से ये प्रेशर बिल्ड करते रहे और इसको हमने इसी तरह से एक्सेलरेट किया तो मुझे उम्मीद है कि शायद ये मसला भी जल्दी रिजॉल्व हो जाए इंशाअल्लाह। ये एक वक्फे का वक्त है जी, वक्फे से वापस आते हैं तो अपने इस मौजू पे बातचीत का सिलसिला बिल्कुल जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। अब्बास और आज न्यूज़ कैफे में प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं मसला कश्मीर के हवाले से
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरे ईरान और सऊदी अरब के हवाले से, शाही जोड़े के दौरे पाकिस्तान के हवाले से और गुज़श्ता 24 घंटों की जो ताज़ा तरीन ख़बरें इस हवाले से बात हो रही है। वक्फ़े से पहले हमने सऊदी अरब, ईरान और पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से एक मुख्तसर सी गुफ्तगू की है। अभी इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और मैं तारुफ करवाता चलूँ, मेरे साथ अभी अभी एक और मेहमान जिन्होंने ज्वाइन किया है, ये मैं इनसे बड़ा मुतासिर हूँ। ये एक बड़े टैलेंटेड इंसान है। ये बुनियादी तौर पे तो आरजे हैं, फिर सोशल एक्टिविस्ट हैं और अब जो है इन्होंने सहाफ़त का रुख किया है और भी न जाने क्या क्या करते हैं। अली खान तरीन हमारे साथ हैं, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और इतने अच्छे अच्छे अल्फाज से नवाजने का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप मेरे हिसाब से आपका जो ये काबिलियत का कद है वो इससे भी ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जनाब अली, एक आजकल खबरें तो पहुंच रही होंगी आप तक के शाही जोड़ा जो है वो पाकिस्तान का रुख किए हुए है और काफ़ी उनका दौरा जो है वो ऐसा मालूम हो रहा है जैसे छुट्टियों पे आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो इस तरह के जो विजिट्स होते हैं ऐसी पर्सनैलिटीज़ के, उनसे क्या इंटरनेशनली क्या एक मैसेज जाता है और उससे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जैसे वो आए हुए हैं तो यहाँ पे क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है? थैंक यू सो मच जी। फ़हीम, मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो विज़िट्स होते हैं, एक तो आपको इस बात की आगाही देने में बहुत मदद मिलती है। आप जानते हैं पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के हालात थे वो इंतहाई ख़राब थे और बहुत सारे लोग इस मुल्क में आने से डरते थे, लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ सिक्योरिटी के हालात बेहतर होते जा रहे हैं। हम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को भी बहाल कर रहे हैं, हम कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी बहाल कर रहे हैं। तो इस तरह के जो विज़िट्स होते हैं, अगर किसी मुल्क का शहज़ादा या शहज़ादी विज़िट करते हैं तो एक तो आपके कल्चर को प्रमोट करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। इसके अलावा आप टूरिज़म बहुत ज़्यादा इससे बढ़ सकता है, बिकॉज उनको चित्राल भी लेके जाया जा रहा है, इस्लामाबाद भी लेके जा रहा है, लाहौर भी जा रहे हैं, लाहौर भी लेके जा रहा है। कराची क्यों नहीं आ रहे? हाँ, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है लेकिन कराची में इंशाल्लाह जब कराची को हम मज़ीद बेहतर करेंगे और इस तरह की जगहें हम कराची में भी मज़ीद डेवलप करेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मेरे से मलेशिया और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो थोड़े से मुतासिर हुए हैं, तजारती ताल्लुकात ख़ास तौर पे, क्योंकि जो महातीर मोहम्मद साहब उन्होंने पाकिस्तान की हमायत की थी कश्मीर के हवाले से, और हालांकि उनकी भारत के साथ अच्छी खासी ट्रेडिंग भी है और इसी चक्कर में उनके ताल्लुकात जो है ना आपस में ख़राब होना शुरू हो चुके हैं। तो क्या पाकिस्तान, भारत की भी तो बहुत से पाकिस्तान ऐसे ममालिक थे जिन्होंने हमायत की थी जिनके साथ पाकिस्तान के भी रिलेशंस ठीक हैं, क्या तो अभी हमारे दरमियान भी कोई तजारती ताल्लुकात ख़राब होंगे? और ये इंडिया और मलेशिया के हवाले से क्या आप सोचते हैं? अच्छा, मेरा ख्याल ये है फ़हीम कि जो तजारती ताल्लुकात का जहाँ तक मामला है तो बहुत ज़ाहिर, भारत एक हमसे बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ उनके तजारती ताल्लुकात हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि तजारती ताल्लुकात अपनी तरफ, लेकिन जो भारत में हो रहा है या मकबूजा कश्मीर के जो हालात हैं, आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना फ़हीम, वो होती है ह्यूमन बीइंग, किस तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है, किस तरीके से उनको रखा जा रहा है। और कश्मीर में अगर हम देखें तो कश्मीर में जिस तरीके से कश्मीरियों के साथ सलूक किया जा रहा है, उनको किसी किस्म के हकूक़ हासिल नहीं है, उनके पास अद्वियात ख़त्म हो रही हैं, उनके पास उनकी नौजवान तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, रोज़गार का मसला है। आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जिसको दुनिया को देखना पड़ेगा कि क्या असल चीज़। आपके दोनों मेहमान की खिदमत में भी सलाम। वालेकुम सलाम। शहाद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई, आज मेरा एक इंटरनेशनल पे एक रिक्वेस्ट है और एक डोमेस्टिक पे। बताइए बताइए। इंटरनेशनल पे यहिया खान के दौर में निक्सन की ख्वाहिश, अमेरिका की ख्वाहिश थी कि चीन को हमारे करीब लाओ, और ये कारनामा यहिया खान का था जो दोनों ममालिक को एक टेबल पे ला गया था, और वो आज चीन और अमेरिका एक पेज पे इस तरह आ गए थे।
बात ये होती है बिल, अगर सऊदी अरब ये टास्क देता कि इनको इमरान भाई को या ईरान जाओ, या ईरान एक टास्क देता, तो ये यकीन करें ये बहुत इनके लिए आसान हो जाता। बदनिस्बत के अमेरिका ने एक टास्क दे दिया कि जाओ तुम बैरूत और जर्मनी को मिला दो, फ्रांस और इटली को मिला दो, वो एक खतरनाक टास्क होता है। वो टास्क ये होता है कि वो मुल्क अपने देश जाहिर करे। एक बात डोमेस्टिक ये बात है कि हमारे फाइन इनके अब फवाद चौधरी साहब ने पहले तो एक जर्ब लगाई एमजीएम को कह के और वो नाराज करना शुरू कर दिया, फिर दूसरा कह दिया कि जॉब पे नहीं है। मतलब है इमरान खान के लिए तो मैं वही एक जुमला अर्ज करूंगा कि अपने ही गिराते हैं नशीमंद पे बिजलियां, इनको बाहर से कोई चाहिए ही नहीं इनकी गवर्नमेंट गिराने के लिए, इनके अपने ही लोग ही काफी हैं। तो इस पर रोशनी डाल दें प्लीज। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से हम वक्फे में बात कर भी रहे थे कि हम वापस आएंगे तो बात करेंगे। इस वक्त अखबार की जो सबसे बड़ी सुर्खी है वो यही है कि अवाम हुकूमत से नौकरियां ना मांगे, रोजगार देना हुकूमत का नहीं निजी शोबे का काम है, सरकार सिर्फ माहौल पैदा करती है, 400 महकमे बंद करने पर गौर कर रहे हैं। ये कहा है वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब को इस बात का ख्याल होना चाहिए कि वो जब इक़्तिदार में आ रहे थे तो इन लोगों ने आके ये बड़े मुंह खोल खोल के बातें की थी कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, हम ये देंगे वो देंगे, खुशहाल कर देंगे आपको, आपको बिजली के बिल जो है ये टैक्स खत्म कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, डॉलर की कीमत नीचे आ जाएगी। ये सब झूठ बोल के आपने हुकूमतें ली थी। तो अगर अब आप इस तरह की बातें करेंगे तो हम फिर यही कहेंगे कि आप झूठ बोलते रहें, आपने लोगों को बेवकूफ बनाया। आपने अगर इस चीज अगर आपको इस चीज का अंदाजा नहीं था पहले कि अवाम हुकूमत से नौकरियां ना मांगे, मतलब तो पहले आपने क्यों कहा अवाम को कि हम ला के देंगे? मतलब बेवकूफ बनाया हुआ आपने। खैर बहरहाल जहां तक एक अच्छा किरदार है वो हम सराहते हैं। आलमी सतह पे पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत जो है वो बढ़ा रहे हैं आप लोग, हम सैल्यूट करते हैं आपको, इस गवर्नमेंट को। मगर पाकिस्तानी की को सांस लेने के काबिल और उसकी रीढ़ की हड्डी में इतनी जान बाकी रखें कि वो खड़ा रह सके। खैर जनाब, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अवाम ने जो अपना जो कॉलर ने हमें, देखिए उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट आ गई है, मोर देन अ ईयर उन्होंने स्पेंड कर लिया है, उसके बावजूद जो नेशन है उसको अभी तक कोई डिलीवरेंस नहीं है। ये फॉरेन लेवल पे अच्छी बात है, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ रही है दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान अभी तक इन्होंने इतना कंड्यूसिव नहीं किया है फॉर द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इन्वेस्टमेंट बहुत हद तक जीरो हो चुकी है। आज की स्टेटमेंट है टीवी पे कि जी वो एक कंपनी है जिसने अभी वो ग्वादर के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, या कराची में वो टर्मिनल बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी पाकिस्तान में वो माहौल नहीं है जहाँ बेनिफिट्स जो हैं नीचे तबके तक जो हैं वो पहुँचे। तो आवाम की बहुत बुरी हालत है, और इस तरह की ये नामुनासिब स्टेटमेंट है जिस तरह की ये वज़रा ये दे देते हैं कि अपने ही लीडर को नेगेट कर रहे हैं ये, ठीक है, कि जी हम नौकरियां नहीं देंगे, हमारी तरफ देखें ही नहीं, तो और किसकी तरफ देखेगी आवाम या लोग, किसकी तरफ देखें? ठीक है, तो यही लोग हैं जो लीडर हैं, तो इन्हीं की तरफ देखना है। अगर ये कहते हैं हमारी तरफ नहीं देखना तो पहले बता देते, तो पहले बता देते और आपकी तरफ देखते ही ना, किसी और तरफ देखते किसी और को देख तो नहीं। और इन मिनिस्टर के जो बयानात हैं मैं तो बहुत, अब एक तो खैर ये अभी इररेलेवेंट लाइक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, आई थिंक ये अभी भी अपने आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर समझते हैं। इससे पहले भी इन्होंने इस तरह के बयानात देते रहेंगे। वो जर्नलिज्म के हवाले से भी मैं तो बहुत ऑफेंड हुआ था उस बात से। आते साथ 65 रुपए किलोमीटर के हिसाब से हेलीकॉप्टर उड़ाया इन्होंने, और मतलब इन्हीं के एक साहब ने वो एक दिन में कर्जा उतारने की जमानत दी थी। जब मतलब आप कुछ थोड़ी सी लॉजिकल बात करें कि अवाम आज वो पुराने अवाम नहीं है। और बिल्कुल हम लोग इस वक्त अवाम की अगर बात की जाए ना तो वो मायूस हुई हुई है। आप अगर कोई अच्छी बात नहीं कर सकते मेरा ख्याल है तो आपको फिर इस तरह की भी बात नहीं करनी चाहिए जिससे मायूसी में और इजाफा हो। बिल्कुल सही। अच्छा, कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। एक हमारे प्रोग्राम का जो ये जो मौजू है इसको हमने खसूसी तौर पर कश्मीर के बारे में, कश्मीर के हवाले से वक्फ किया हुआ कि जनाब सिर्फ प्रोग्राम के पहले हिस्से में कश्मीर की बात होगी। आप ये बताइए अली कि नौजवानों को सोशल मीडिया पे तकरीबन सब ही नौजवान एक्टिव होते हैं, तो उन्हें क्या किरदार अदा करना चाहिए कश्मीर का साथ देने के लिए? क्या रुख इख्तियार करना चाहिए? ज़रा इस हवाले से थोड़ा सा बयान कीजिए। जी बिल्कुल। आई थिंक सोशल मीडिया इस वक्त वो पावरफुल टूल बन गया है फ़हीम, जो अपनी आवाज़ को मौसर अंदाज में पहुँचाने के लिए दुनिया भर में
जो है वो इस्तेमाल भी किया जाता है और बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कश्मीर का वो इशू ऐसा है कि ज़ाहिर है अब हमें लाइक मोर देन 70 डेज़ से ये सारी सूरत हाल है। मेरा ये ख्याल है कि कश्मीर के इशू को ज़िंदा रखने के लिए नौजवानों का बहुत ज़्यादा बड़ा किरदार हो सकता है सोशल मीडिया पे, एंड दे आर डूइंग ग्रेट। बट आई थिंक हमें इस बात को बावर कराना पड़ेगा थ्रू डिफरेंट स्ट्रेटजीज। हमें सोशल मीडिया पे आपको पता है हैशटैग और इस तरह की चीज़ें, आई थिंक हमें कुछ वीडियोस बनेंगी, हम डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ जाना पड़ेगा। एक आम आदमी आई थिंक एक छोटे से मैसेज से लेके, और अगर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, वो लोग जो इन्फ्लुएंस रखते हैं वो अपने तौर पे अगर इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ जाएं, वीडियोस की तरफ जाएं, स्टोरीज की तरफ जाएं। आई नो कि वहाँ पे सारे लॉकडाउन है, वहाँ से स्टोरी आना बड़ा मुश्किल काम है। मगर अभी आ रही है, अभी तो वॉइस ऑफ अमेरिका और DW और इस तरह के BBC ने काफी ज्यादा इसके ऊपर जो है ना वो कवरेज देना शुरू कर दिया, और लोगों ने इंटरव्यूज भी दिए हैं, अपनी राय भी उनकी आ रही है। आप यूट्यूब पे देखिए। जी बिल्कुल आ रही है, और आई थिंक इस तरह की जो चीजें हैं ना अब यूट्यूब पे अवेलेबल है। आई थिंक हम सब फेसबुक ट्विटर यूज करते हैं। मेरा ख्याल है इस तरह की चीजें जो वहां से बड़ी मुश्किलों से जो खबरें आ रही हैं उनको फेसबुक और यूट्यूब ट्विटर वगैरह पे पोस्ट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आप तशरीफ लाए अली तरीन साहब, आपका बेहद शुक्रिया, और मेजर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। काफी अच्छी गुफ्तगू रही। दोस्तों एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। वक्फे से जब हम वापस आ रहे हैं तो फिर हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू पे, और आपकी मुलाकात करवानी है एक हमने बहुत ही खास मेहमान से भी। कहीं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम अब्बास। मैं आज फिर आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं मसला कश्मीर के मौजू के साथ, और इसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक और मौजू पर भी बात की जाएगी, क्योंकि ये प्रोग्राम का पहला हिस्सा है और इसमें हम लोग मसला कश्मीर के हवाले से ख़ुसूसी बात करेंगे, और इसके साथ साथ जो बैनुल-अक़वामी ताकतों के हवाले से जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं उसके बारे में बात होगी। और एक शाही जोड़ा आजकल दौरा पाकिस्तान पे है, और उस जोड़े के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, और वो भी बेहद खुश हैं पाकिस्तान में आके। और जैसे जो शहज़ादी हैं उन्होंने तो पूरी आवाम के और ख़ास तौर पे ख़वातीन के दिल जीत लिए हैं इतने बेहतरीन खूबसूरत मलबूसात के ज़रिए। खैर जनाब, इसका इंटरनेशनली और सफारती तौर पे क्या क्या बेहतरी के लिए फ़र्क पड़ेगा, इस बारे में बात होगी हमारे प्रोग्राम में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अरब में, और सऊदी अरब और ईरान के दौरे पे हैं, और उन्होंने कहा है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद है। तो ये एक बहुत अच्छी बात भी है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है, उसमें इनका इकट्ठे होना, सबका आपस में दोस्ती होना और लड़ाई झगड़ा जो है ये ख़त्म होना, ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की वजह से बीच में जिन मालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया उनके साथ भारत के ताल्लुकात, और जिनका साथ भारत ने दिया उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, ज़रा इस हवाले से भी हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं तारुफ करवाता हूँ, मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है, मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड जनाब नदीम शेख साहब, जो कि एक तजियाकार भी हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी। ठीक ठाक है माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ऑल वेल सर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त सऊदीया और ईरान के दौरे पे हैं, तो वाकई पाकिस्तान ही वो एक हैसियत रखता है कि जो सऊदी अरब और ईरान दोनों के बीच में सही मानों में सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं, ना कि वो अमेरिका जैसी सालसी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रही है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि हमारे इंटरनेशनली जो रिलेशंस हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, या ईरान और सऊदी अरब के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, इस हवाले से कोई आपकी राय? देखिए, सबसे पहले तो ये बात हमें देखनी चाहिए कि दुनिया अब कन्वर्ट हो चुकी है ग्लोबल विलेज में। हम सब बहुत क्लोज एक विसिनिटी में हम रिजाइड कर रहे हैं।
पाकिस्तान को पहली दफ़ा दुनिया के अंदर इतना बड़ा रोल मिला है और इंटरनेशनल ये सुपर पावर्स या सुपर पावर से नीचे जो कंट्रीज़ होते हैं, जैसे रशिया ने मीडिएशन का रोल किया सीरिया के अंदर, अमेरिका का तो खुद कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इतना बड़ा रोल देना, ये डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट थी जो इमरान खान साहब ने टीवी के ऊपर बयान की कि जी मुझे उन्होंने मीडिएटर का रोल दिया और उन्होंने कहा कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान सालसी के किरदार का। फिर आप देखें कि पाकिस्तान की इस वक्त दोनों ममालिक से भरपूर दोस्ती है, तो पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इन दोनों में मीडिएशन करा सकता है। जबकि देखें टर्की भी दोनों ममालिक का दोस्त है, मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, लेकिन ये रोल पाकिस्तान को दिया गया, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात। फिर इमरान खान साहब अभी ईरान का दौरा करके आ चुके हैं, अब सऊदी अरब में है इस वक्त। आप देखें कि ईरान ने फुल सपोर्ट किए उनके इस मीडिएशन रोल को और उन्होंने बहुत सराहा है और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम तैयार हैं और जिस तरह से ये इमरान खान साहब जो मीडिएटर का रोल जो भी ये मीडिएशन कराएंगे, वी विल सपोर्ट हिम फुली, हम हर तरह से उनको सपोर्ट करेंगे और हम रेडी हैं हर तरह की निगोसिएशंस के लिए, टेबल टॉक्स के लिए विद सऊदी अरब। अब सऊदी अरब में मौजूद हैं। सऊदी अरब में आपको पता है कि जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनका पाकिस्तान के साथ वैसे ही बहुत दिल्ली लगाव है और बखौल उन्होंने कहा था कि जी मैं सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ। जी, तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है किसी प्रिंस के लिए, खासतौर पर सऊदी अरब जैसे मुल्क के लिए जो बहुत बड़ा है इस वक्त। वहाँ रशियन प्रेसिडेंट भी जो है इस वक्त दौरे के ऊपर हैं, व्लादिमीर पुतिन भी इस वक्त। लेकिन इमरान खान को ज़्यादा आप देखेंगे कवरेज दी गई है तमाम न्यूज़ मीडिया और प्रिंट मीडिया के अंदर इस वक्त। तो होपफुली इंशाल्लाह ये डील मुझे लगता है कि हमायत तो नहीं की थी पाकिस्तान की कश्मीर के मामले के। नहीं, देखें आजकल का दौर ऐसा है कि हर मुल्क के अपने कुछ मफादात होते हैं। इंडिया में सऊदी अरब की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये आप जाहिर है कि बिल्कुल ओपनली तो कोई नहीं कह सकते कि आप जनाब इंडिया को धमकी दे दें सऊदी अरब जो है पाकिस्तान के कहने के ऊपर, या इंडिया से बिगाड़ कर ले। फिर सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जो मुसलमानों के लिए एक पिवट का रोल अदा करता है, न्यूक्लियस है। वहाँ इंडिया में भी 22 से 25 करोड़ मुसलमान आबाद हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा, तो उन्होंने उनका भी ख्याल रखना है और उनके भी मसाइल सऊदी अरब जो है वो वक्तन फ़वक्तन वो इस तरह से ताल्लुकात के ज़रिए से हल कराता रहता है। तो कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसमें सऊदी अरब ने ये कहा हो कि कश्मीर में होने वाले मज़ालिम की हम मज़म्मत करते हैं या उनके साथ ज़्यादती हो रही है या ये उनका अंदरूनी मामला है, मगर मुसलमान के इंसानियत के तो कोई ऐसा स्टेटमेंट कश्मीर के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मिलकर इस मसले का हल निकालना चाहिए और आपस की जो इख्तलाफात हैं उनको टेबल पे मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करना चाहिए। ये स्टेटमेंट मोहम्मद बिन सलमान ने 2-3 मौक़े पर दी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखना चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया को मुज़ाकरात की दावत दी है, बिल्कुल दी है। ये आर्टिकल रिवोक करने से पहले आज 73rd डे हो गया है। आपको पता है कि जो इंडिया के कश्मीर में हेड कश्मीर के अंदर इस वक्त तमाम चीज़ें बंद हैं, कर्फ्यू है। इससे पहले से जो है पाकिस्तान जोर देता रहा इंडिया के कि मुज़ाकरात करें, लेकिन इंडिया कभी भी उसने रिफ्यूज़ कर दिया टेबल पे आने से। यही बात सऊदी अरब भी कह रहा है कि जनाब मुज़ाकरे जब टेबल पर आते हैं तो ज़ाहिर है फिर ऑप्शंस लेकर आते हैं, तो कोई ना कोई मसले का जो है वो सोल्यूशन निकल ही आता है। और पास्ट एक्सपीरियंस दुनिया का हिस्ट्री में अगर आप देखें तो तमाम बड़े बड़े मसाइल का हल जो है वो टेबल के ऊपर ही निकला। सही। अच्छा, वैसे तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब इक़्तिदार में नहीं आए थे तब भी उन्होंने यही बात किया करते थे कि ये जंगों से मसाइल हल नहीं होते हैं, हमें आप बैठ के बात करनी है। इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद भी उन्होंने इसी हवाले से बात की सारी। बट ये तो हमें भी पता है कि ये तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को एक अरसे से पता है, सबको ही पता है ये तो कि जो मामलात हल होने हैं वो टेबल पे बैठ के होने हैं। और मगर कि पाकिस्तान और भारत को आपस में बैठ के मुज़ाकरात से मसाइल हल करने चाहिए, मगर मुज़ाकरात पे लेके कौन आएगा? ये असल सबसे बड़ा मसला तो ये है। अब भारत मुज़ाकरात पे के लिए आने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से तो खुली ऑफर है कि आप आएँ, बैठें, मसाइल को जितने इश्यूज हैं इनको सॉल्व करें बैठ के। और बल्कि खान साहब तो इससे भी कुछ डिफरेंट सोचते रहे हैं। उन्होंने शुरू में इस पूरे खित्ते को एक करके उन्हें यूरो वाली जो एक स्ट्रेटेजी थी वो भी इन्होंने एक ऑफर की थी कि हम ऐसा भी कर सकते हैं अगर ताल्लुकात ठीक हो जाए। तो इमरान खान तो ऐसा सोचते हैं, मगर इंडिया को
टेबल पे लेके कौन आएगा, और क्या पूरी दुनिया में किसी मुल्क में इतनी वो स्ट्रेंथ नहीं है या ताकत नहीं है, या किसी के इंडिया के साथ ऐसे ताल्लुकात नहीं है जो इंडिया को टेबल पे लेके आ सके? देखिए, वैसे तो हमारे अकीदे के मुताबिक तो अल्लाह ही लाएगा। हाँ बेशक, लेकिन जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है, आजकल के जो इंडिकेटर्स बताते हैं वो ये है कि जो कंट्री दुनिया के अंदर इंटरनेशनल मासेस का जो प्रेशर होता है या जो उनकी एफर्ट होती है उसको नहीं मानते, तो वो दुनिया से कट जाते हैं और आइसोलेशन का शिकार। सही है। इंडिया इस वक्त थोड़ा सा आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। द मोर इट विल गो टुवर्ड्स द आइसोलेशन, द मोर प्रेशर विल बिल्ड अप ऑन इंडिया, इंटरनेशनल प्रेशर जिसे हम कहते हैं। तो इंडिया बिल्कुल टेबल पर भी आएगा। और आप देखें पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, किसी जंग के जरिए आज़ाद नहीं हुआ। यही प्रेशर जब बिल्ड होता है तो एक जगह कल्मिनेटिंग पॉइंट पे, टर्मिनल पॉइंट पे पहुंच जाता है, जहां जाके चीज़ें इसी तरह से मटेरियलाइज हो जाती। तो पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है और पूरी दुनिया के अंदर हमने इस वक्त फर्स्ट टाइम इतना अच्छा प्रोजेक्ट किया है। इंडिया का जो पोस्चर है, जो उसका राष्ट्रीय सेवक सिंह का आरएसएस का पोस्चर हमने इस वक्त पूरी दुनिया के सामने पोस्ट किया हुआ है। इंडिया का जो ये फाशिस्ट फेस है वो पूरी दुनिया को हमने दिखा दिया। तो इंशाल्लाह आप जब ये इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेगा, देखिए यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल भी बार बार कह रहे हैं कि जी टेबल टॉक्स करें, सारी दुनिया कह रही है। इंडिया अकेला नहीं रह सकता इस दुनिया के अंदर, इंडिया को अल्टीमेटली टेबल पे आना पड़ेगा। और अगर हम इसी तरह से ये प्रेशर बिल्ड करते रहे और इसको हमने इसी तरह से एक्सेलरेट किया, तो मुझे उम्मीद है कि शायद ये मसला भी जल्दी रिजॉल्व हो जाए इंशाअल्लाह। एक वक्फे का वक्त है जी, वक्फे से वापस आते हैं तो अपने इस मौजू पे बातचीत का सिलसिला बिल्कुल जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरे ईरान और सऊदी अरब के हवाले से, शाही जोड़े के दौरे पाकिस्तान के हवाले से और गुज़श्ता 24 घंटों की जो ताज़ा तरीन ख़बरें इस हवाले से बात हो रही है। वक्फे से पहले हमने सऊदी अरब, ईरान और पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से एक मुख्तसर सी गुफ्तगू की है। अभी इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और मैं तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ अभी भी एक और मेहमान जिन्होंने ज्वाइन किया है, ये मैं इनसे बड़ा मुतासिर हूँ। ये एक बड़े टैलेंटेड इंसान है। ये बुनियादी तौर पे तो आरजे हैं, फिर सोशल एक्टिविस्ट हैं, और अब जो है इन्होंने सहाफ़त का रुख किया है और भी न जाने क्या क्या करते हैं। अली खान तरीन हमारे साथ हैं, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और इतने अच्छे अच्छे अल्फाज से नवाजने का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप मेरे हिसाब से आपका जो ये काबिलियत का कद है वो इससे भी ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जनाब अली, एक आजकल खबरें तो पहुंच रही होंगी आप तक के शाही जोड़ा जो है वो पाकिस्तान का रुख किए हुए है और काफ़ी उनका दौरा जो है वो ऐसा मालूम हो रहा है जैसे छुट्टियों पे आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो इस तरह के जो विजिट्स होते हैं ऐसी पर्सनैलिटीज़ के, उनसे क्या इंटरनेशनली क्या एक मैसेज जाता है, और उससे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जैसे वो आए हुए हैं तो यहाँ पे क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है? थैंक यू सो मच जी। फ़हीम, मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो विज़िट्स होते हैं, एक तो आपको इस बात की आगाही देने में बहुत मदद मिलती है। आप जानते हैं पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के हालात थे वो इंतहाई ख़राब थे, और बहुत सारे लोग इस मुल्क में आने से डरते थे। लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ सिक्योरिटी के हालात बेहतर होते जा रहे हैं। हम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को भी बहाल कर रहे हैं, हम कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी बहाल कर रहे हैं। तो इस तरह के जो विज़िट्स होते हैं, अगर किसी मुल्क का शहज़ादा या शहज़ादी विज़िट करते हैं तो एक तो आपके कल्चर को प्रमोट करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। इसके अलावा आप टूरिज़म बहुत ज़्यादा इससे बढ़ सकता है, बिकॉज उनको चित्राल भी लेके जाया जा रहा है, इस्लामाबाद भी लेके जा रहा है, लाहौर भी जा रहे हैं, लाहौर भी लेके जा रहा है। कराची क्यों नहीं आ रहे? हाँ, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। लेकिन कराची में इंशाल्लाह जब कराची को हम मज़ीद बेहतर करेंगे और इस तरह की जगहें हम कराची में भी मज़ीद डेवलप करेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मेरे से मलेशिया और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो थोड़े से मुतासिर हुए हैं, तजारती ताल्लुकात ख़ास तौर पे, क्योंकि जो महातीर मोहम्मद साहब उन्होंने पाकिस्तान की
हमायत की थी कश्मीर के हवाले से, और हालांकि उनकी भारत के साथ अच्छी खासी ट्रेडिंग भी है और इसी चक्कर में उनके ताल्लुकात जो है ना आपस में ख़राब होना शुरू हो चुके हैं। तो क्या पाकिस्तान, भारत की भी तो बहुत से पाकिस्तान ऐसे ममालिक थे जिन्होंने हमायत की थी, जिनके साथ पाकिस्तान के भी रिलेशंस ठीक हैं क्या? तो अभी हमारे दरमियान भी कोई तजारती ताल्लुकात ख़राब होंगे? और ये इंडिया और मलेशिया के हवाले से क्या आप सोचते हैं? अच्छा, मेरा ख्याल ये है फ़हीम के जो तजारती ताल्लुकात का जहाँ तक मामला है तो बहुत ज़ाहिर भारत हमसे बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ उनके तजारती ताल्लुकात हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि तजारती ताल्लुकात अपनी तरफ, लेकिन जो भारत में हो रहा है या मकबूजा कश्मीर के जो हालात हैं, आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना फ़हीम, वो होती है ह्यूमन बीइंग, किस तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है, किस तरीके से उनको रखा जा रहा है। और कश्मीर में अगर हम देखें तो कश्मीर में जिस तरीके से कश्मीरियों के साथ सलूक किया जा रहा है, उनको किसी किस्म के हकूक़ हासिल नहीं है, उनके पास अदवियात ख़त्म हो रही हैं, उनके पास उनकी नौजवान तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, रोज़गार का मसला है। आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जिसको दुनिया को देखना पड़ेगा कि क्या असल चीज़ सिर्फ तिजारत ही है या इंसानी अलमिया इंसान भी इस दुनिया में कोई हैसियत रखते हैं, कोई अहमियत रखते हैं। अगर इंसान हैसियत रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि हर मुल्क को, हर ह्यूमन बीइंग को, हर इंडिविजुअल को इस हवाले से सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इन सारे मामलात को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से इस दुनिया को एक अमन पसंद, एक पीसफुल जो है जगह बना सके। बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम फ़हीम, शहाद हूँ, आपके और आपके दोनों मेहमान की खिदमत में भी सलाम। वालेकुम सलाम शहाद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? फ़हीम भाई, आज मेरा एक इंटरनेशनल पे एक रिक्वेस्ट है और एक डोमेस्टिक पे। बताइए। इंटरनेशनल पे यहिया खान के दौर में निक्सन की ख्वाहिश, अमेरिका की ख्वाहिश थी कि चीन को हमारे करीब लाओ, और ये कारनामा यहिया खान का था जो दोनों ममालिक को एक टेबल पे ला दिया था, और वो आज चीन और अमेरिका एक पेज में इस तरह आ गए थे। बात ये होती है, बिल अगर सऊदी अरब ये टाल देता कि इनको, इमरान भाई को या ईरान जाओ, या ईरान एक टाल देता, तो ये यकीन करें ये बहुत इनके लिए आसान हो जाता। मद्देनज़र कि अमेरिका ने एक टास्क दे दिया कि जाओ तुम बैरूत और जर्मनी को मिला दो, फ्रांस और इटली को मिला दो, वो एक खतरनाक टास्क होता है। वो टास्क ये होता है कि वो मुल्क अपने देश जाहिर करे। एक बात डोमेस्टिक ये बात है कि हमारे फ़हीम इनके अब फवाद चौधरी साहब ने पहले तो एक जब लगाई MGM को कह के, और वो नाराज करने शुरू कर दिया, फिर दूसरा कह दिया कि जॉब पे नहीं है। मतलब है इमरान खान के लिए तो मैं वही एक जुमला अर्ज करूँगा कि अपने ही गिराते हैं नशीमन पे बिजलियाँ, इनको बाहर से कोई चाहिए ही नहीं इनकी गवर्नमेंट गिराने के लिए, इनके अपने ही लोग ही काफ़ी हैं। तो इस पर रोशनी डाल दें प्लीज़। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से हम वक्फे में बात कर भी रहे थे कि हम वापस आएंगे तो बात करेंगे। इस वक्त अखबार की जो सबसे बड़ी सुर्खी है वो यही है कि अवाम हुकूमत से नौकरियां ना मांगे, रोजगार देना हुकूमत का नहीं निजी शोबे का काम है, सरकार सिर्फ माहौल पैदा करती है, 400 महकमे बंद करने पर गौर कर रहे हैं। ये कहा है वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब को इस बात का ख्याल होना चाहिए कि वो जब इक़्तिदार में आ रहे थे तो इन लोगों ने आके ये बड़े मुंह खोल खोल के बातें की थी कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, हम ये देंगे वो देंगे, खुशहाल कर देंगे आपको, आपके सारे आपको बिजली के बिल जो है ये टैक्स खत्म कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, डॉलर की कीमत नीचे आ जाएगी। ये सब झूठ बोल के आपने हुकूमतें ली थी। तो अगर अब आप इस तरह की बातें करेंगे तो हम फिर यही कहेंगे कि आप झूठ बोलते रहें, आपने लोगों को बेवकूफ बनाया। आपने अगर इस चीज, अगर आपको इस चीज का अंदाजा नहीं था पहले कि अवाम हुकूमत से नौकरियां ना मांगे, मतलब तो पहले आपने क्यों कहा अवाम को कि हम ला के देंगे? मतलब बेवकूफ बनाया हुआ आपने। खैर बहरहाल जहां तक एक अच्छा किरदार है वो हम सराहते हैं। आलमी सतह पे पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत जो है वो बढ़ा रहे हैं आप लोग, हम सैल्यूट करते हैं आपको, इस गवर्नमेंट को। मगर पाकिस्तानी की को सांस लेने के काबिल और उसकी रीढ़ की हड्डी में इतनी जान बाकी रखें कि वो खड़ा रह सके। खैर जनाब, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अवाम ने जो अपना जो कॉलर ने हमें, देखिए उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट आ गई है,
मोर देन अ ईयर उन्होंने स्पेंड कर लिया है, उसके बावजूद जो नेशन है उसको अभी तक कोई डिलीवरेंस नहीं है। ये फॉरेन लेवल पे अच्छी बात है, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ रही है दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान अभी तक इन्होंने इतना कंड्यूसिव नहीं किया है फॉर द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इन्वेस्टमेंट बहुत हद तक जीरो हो चुकी है। आज की स्टेटमेंट है टीवी पे कि जी वो एक कंपनी है जिसने अभी वो ग्वादर के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, या कराची में वो टर्मिनल बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी पाकिस्तान में वो माहौल नहीं है जहाँ बेनिफिट्स जो हैं नीचे तबके तक जो हैं वो पहुँचें। तो आवाम की बहुत बुरी हालत है, और इस तरह की ये नामुनासिब स्टेटमेंट है जिस तरह की ये वज़रा ये दे देते हैं कि अपने ही लीडर को नेगेट कर रहे हैं ये, ठीक है, कि जी हम नौकरियां नहीं देंगे, हमारी तरफ देखें ही नहीं, तो और किसकी तरफ देखेगी आवाम या लोग, किसकी तरफ देखें, ठीक है। तो यही लोग हैं जो लीडर हैं, तो इन्हीं की तरफ देखना है। अगर ये कहते हैं हमारी तरफ नहीं देखना तो पहले बता देते, तो पहले बता देते आपकी तरफ देखते ही ना, किसी और तरफ देखते किसी और को देख तो नहीं। और इन मिनिस्टर के जो बयानात हैं मैं तो बहुत, अब एक तो खैर ये अभी इररेलेवेंट लाइक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, आई थिंक ये अभी भी अपने आप को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर समझते हैं। इससे पहले भी इन्होंने इस तरह के बयानात देते रहेंगे। वो जर्नलिज्म के हवाले से भी मैं तो बहुत ऑफेंड हुआ था उस बात से। आते साथ 65 रुपए किलोमीटर के हिसाब से हेलीकॉप्टर उड़ाया इन्होंने, और मतलब इन्हीं के एक साहब ने वो एक दिन में कर्जा उतारने की जमानत दी थी। जब मतलब आप कुछ थोड़ी सी लॉजिकल बात करें कि अवाम आज वो पुराने अवाम नहीं है। और बिल्कुल हम लोग इस वक्त अवाम की अगर बात की जाए ना तो वो मायूस हुई हुई है। आप अगर कोई अच्छी बात नहीं कर सकते मेरा ख्याल है तो आपको फिर इस तरह की भी बात नहीं करनी चाहिए जिससे मायूसी में और इजाफा हो। बिल्कुल सही। अच्छा, कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। एक हमारे प्रोग्राम का जो ये जो मौजू है इसको हमने खसूसी तौर पर कश्मीर के बारे में कश्मीर के हवाले से वक्फ किया हुआ कि जनाब सिर्फ प्रोग्राम के पहले हिस्से में कश्मीर की बात होगी। आप ये बताइए अली कि नौजवानों को सोशल मीडिया पे तकरीबन सब ही नौजवान एक्टिव होते हैं, तो उन्हें क्या किरदार अदा करना चाहिए कश्मीर का साथ देने के लिए? क्या रुख इख्तियार करना चाहिए? ज़रा इस हवाले से थोड़ा सा बयान कीजिए। जी बिल्कुल। आई थिंक सोशल मीडिया इस वक्त वो पावरफुल टूल बन गया है फ़हीम, जो अपनी आवाज़ को मौसर अंदाज में पहुँचाने के लिए दुनिया भर में जो है वो इस्तेमाल भी किया जाता है और बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कश्मीर का वो इशू ऐसा है कि ज़ाहिर है अब हमें लाइक मोर देन 70 डेज़ से ये सारी सूरत हाल है। मेरा ये ख्याल है कि कश्मीर के इशू को ज़िंदा रखने के लिए नौजवानों का बहुत ज़्यादा बड़ा किरदार हो सकता है सोशल मीडिया पे, एंड दे आर डूइंग ग्रेट। बट आई थिंक हमें इस बात को बावर कराना पड़ेगा थ्रू डिफरेंट स्ट्रेटजीज़। हमें सोशल मीडिया पे आपको पता है हैशटैग और इस तरह की चीज़ें, आई थिंक हमें कुछ वीडियोस बढ़ेंगी, हमें डॉक्यूमेंट्रीज़ की तरफ जाना पड़ेगा। एक आम आदमी आई थिंक एक छोटे से मैसेज से लेके, और अगर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, वो लोग जो इन्फ्लुएंस रखते हैं वो अपने तौर पे अगर इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ की तरफ जाएं, वीडियोस की तरफ जाएं, स्टोरीज़ की तरफ जाएं। आई नो कि वहाँ पे सारे लॉकडाउन है, वहाँ से स्टोरी आना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अभी आ रही है, अभी तो वॉइस ऑफ अमेरिका और DW और इस तरह के BBC ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना वो कवरेज देना शुरू कर दिया, और लोगों ने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, अपनी राय भी उनकी आ रही है। आप यूट्यूब पे देखिए। जी बिल्कुल आ रही है, और आई थिंक इस तरह की जो चीज़ें हैं ना अब यूट्यूब पे अवेलेबल है। आई थिंक हम सब फेसबुक ट्विटर यूज़ करते हैं। मेरा ख्याल है इस तरह की चीज़ें जो वहाँ से बड़ी मुश्किलों से जो खबरें आ रही हैं उनको फेसबुक और यूट्यूब ट्विटर वगैरह पे पोस्ट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आप तशरीफ लाए अली तरीन साहब, आपका बेहद शुक्रिया, और मेजर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही। दोस्तों एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। वक्फे से जब हम वापस आ रहे हैं तो फिर हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू पे, और आपकी मुलाकात करवानी है एक हमने बहुत ही ख़ास मेहमान से भी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं जहां हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान से। और मेहमान से मुलाकात करवाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि बल्कि आप जानते हैं सारे कि हम आजकल सोशल मीडिया पे किस कदर बिज़ी रहते हैं। अगर कोई थोड़ा सा भी वक्त होता है तो हम फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, यहाँ पे हम घंटों गुजार सकते हैं। मगर वो घंटों गुजारते हैं हम लोग कुछ ऐसा ख़ास
काम हमें नज़र आ रहा होता है, अगर कुछ आर्ट वर्क है, कुछ क्रिएटिव वर्क है, या कोई पेंटिंग हो रही है, कोई वैसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो हम उसे देखते 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 घंटों गुजार लेते हैं और हमें दुनिया भर का काम जो है वो वहाँ पे नज़र आ रहा होता है। मगर उस वक्त जब कोई ऐसी वीडियो वगैरह हमें नज़र आए और कोई बहुत ही क्रिएटिव काम नज़र आ रहा हो, कोई पेंटिंग हो, कोई आर्ट वर्क हो, कोई और इसी आर्ट के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कोई ऐसी वीडियो हमारा दिल जीत ले और पता चले कि ये जो वीडियो बना रहा है इसका ताल्लुक़ तो पाकिस्तान से ही, तो दिल वैसे ही खुश हो जाता है कि क्या बात है, ज़बरदस्त, ये कहीं ना कहीं हमारे जो मुल्क का जो परचम है वो बुलंद हो रहा है और एक फ़ख्र महसूस होना शुरू हो जाता है ख़ुद पे कि हमारा ताल्लुक़ भी इसी धरती से और यहाँ से ही कोई ना कोई जो है इतना अच्छा काम भी कर रहा है। तो आज हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि स्कल्पचर्स पे इनको अबूर हासिल है, ये पेंटिंग्स करती हैं, ये 3D पे ये काम करती हैं, ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे, एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग पे म्यूज़ियम वर्क्स पे, क्रिएटिव वर्क्स पे, तो ये सारा काम ये करती हैं। इनका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे इस्लामाबाद से है, ये कराची आजकल आई हुई हैं और हमने कहा क्यों ना मौके से फ़ायदा उठाया जाए और इनको अपने शो में बुला के इनसे ख़ुद मुलाकात की जाए और आप दोस्तों से मुलाकात करवाई जाए। हमारे साथ हैं रिफ़त शाहीन जो कि एक आर्टिस्ट हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिफ़त, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं? मैं खैरियत से हूँ। कैसी लगी आपको कराची की सर्दी? खैर यहाँ पे सर्दी बिल्कुल नहीं आती है। हाँ, अच्छा, तो आप एक बुनियादी तौर पे आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट के बारे में कहते हैं कि या तो कोई आर्टिस्ट होता है कुदरती तौर पे और या फिर वो नहीं होता है, तो आप इस बात पे कितना यकीन रखती हैं? मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि आर्टिस्ट सभी होते हैं, हर एक के अंदर उनका अपना एक हुनर होता है। जान लेना या पहचान लेना या अल्लाह की तरफ से उसकी ताकत मिल जाना, उसके लिए उसकी किस्मत है। अच्छा, तो कोई भी शख्स जो है वो अगर मतलब कोशिश करे और मेहनत करे तो वो भी अपने आप को इन आर्टिस्ट की कैटेगरी में शामिल कर सकता है? ज़रूरी नहीं कि वो आर्टिस्ट की कैटेगरी में शामिल करे। हमारे यहाँ आर्टिस्ट कहलाना बिल्कुल ऐसी है जैसे एक दरख्त, उसकी जैसे एक दरख्त, फिर उसकी बहुत सारी शाखें हैं। अब आप कौन सी शाख पे जाकर उगते हैं ये फिर अल्लाह ने डिसाइड करके भेजा हुआ है। हाँ, और दरख्तों पे चढ़ने वालों के साथ एक बड़ा हादसा होता है, वो अक्सर गिर भी जाते हैं। अच्छा, जो चढ़ने की कोशिश करेगा वो ही गिरेगा। हाँ, ये तो है। अच्छा जी, ये बताइए कि आप हमने देखा है यहाँ पे कोई जितने भी आर्टिस्ट हैं वो उनकी कोई ना कोई किसी एक चीज़ पे कमांड होती है, किसी एक चीज़ पे अबूर रखते हैं वो, और वो दुनिया उन्हें पसंद करती है और वो खुद भी बड़े मुतमईन होते हैं। तो आपने इतने सारे शोबों का इंतखाब किया या एक दफ़ा बस एक चीज़ से काम शुरू किया और करते 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 आपने कहा मैं तो ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ? ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो आर्ट के जिन पे आप काम करती हैं, तो कैसे इस छोटी सी उम्र में? ऐसा था कि शौक कहा जा सकता है या जुनून कहा जा सकता है, वो तो मुझे मुजस्मा साजी का था। अच्छा जी, लेकिन क्योंकि बेसिकली मैं फिर एक ये सख्त अल्फाज हो जाता है, तख्लीक कार हूँ, तो तख्लीकी मराहिल में जब कोई चीज़ जाती है तो फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी में चली जाए वो एक फनकार के हिस्से में आ जाती है। मुजस्मा साजी भी मेरे ख्याल इसमें कोई डिफरेंट ब्रांचेस हैं इसकी, कुछ वो लोहे को पिघला के धात के साथ हो रहा था, कुछ मट्टी से, कुछ लकड़ी से। इसमें ये मीडियम्स चेंज हो गए हैं। ब्रांचेस के हवाले से अगर बात की जाए तो फिर इसमें लो रिलीफ, हाई रिलीफ स्कल्पचर्स, जिनको आजकल हम 3D स्कल्पचर्स कह रहे हैं, वैसे तो उनका असल नाम मुजस्मा ही है, बस वक्त के साथ साथ हमारी लुगत जो बदलती है तो हम उसमें नाम बदलना शुरू कर देते हैं। मुजस्मा सही है, दूसरा तो लफ्ज़ स्कल्पचर वो तो मुझे कहना भी नहीं आता और आप करती हैं, वाह, मैं तो बस इस बात पे बड़ा मुतासिर हूँ। तो आपकी आज ये अच्छी लगी। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा आपको जो है वो इन सारी फील्ड्स में से मतलब आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचती है? मुझे फितरत, यहाँ की नेचर। ओके। मैं शायद समझती हूँ कि मुझे रोकना पड़ता है खुद को
कि मैं जाके उसके साथ, उस दरख्त के साथ या उस पत्थर के साथ जाके चिपसा ना हो जाऊं। बड़ी ताकत लगानी पड़ती है खुद को रोकने के लिए। तो जो नेचर है यहाँ की वो मुझे खींचती है, चाहे वो नेचर किसी के रवैये से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो किसी की खूबसूरती से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो हमारे लैंड्स हो, चाहे वो डिज़ाइन हो, तो मुझे अप्रिशिएट करना अच्छा लगता है। तो अपने काम के ज़रिए आप लोगों तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहती हैं, या क्या बताना चाहती हैं, क्या जाहिर करना चाहती हैं अपनी, क्योंकि ये घंटों और दिनों की मेहनत होती है किसी भी एक आर्ट पीस के पीछे, तो वो इतनी मेहनत के पीछे क्या होता है, क्या आप पैगाम क्या होता है कि मैं लोगों को क्या साबित करूं, बताऊं? कोई पैगाम नहीं होता मेरा कुछ किसी नहीं के लिए, ये मेरा एक जुनून है, मैं जिसको तस्कीन देने की कोशिश करती हूँ लेकिन उसे मिलती नहीं। अच्छा, फिर उसके फिर नेक्स्ट कुछ भी नहीं, बस मुसलसल 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 जुनून की सी एक कैफियत है। ओके, ग्रेट। यूट्यूब और सोशल मीडिया के हवाले से आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों मकबूलियत भी मिली है लोगों को, और अप्रिसिएशन भी मिलना शुरू हुई है। ये सूरत आगे बढ़ा तो हर एक के, मैं समझती हूँ कि किसी को अगर किसी का काम नापसंद है तो वो उसके शऊर का एक मेयार है, उसके शऊर के मेयार तक यही काम उसको पसंद था और वही काम शायद किसी और को नापसंद हो। ये भी है। हाँ, सही है। तो आपके देखने का अंदाज है, जैसे कहते हैं ना कि जो खूबसूरती होती है वो आपकी आंख में होती है, इसलिए किसी का काम अच्छा या बुरा की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, वो उसका अपना ख़ास एक अंदाज है। और देखने वाले का भी शऊर है। अब देखने वाले का शऊर हो सकता है उससे बहुत बेहतर कुछ चीज़ें देख चुका हो तो उसे अंदाज़ा हो कि ये काम तो मुनासिब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके साथ ही अगर कोई ऐसा बंदा जिसका शऊर वहाँ तक नहीं हो उसको रखा जाए तो वो अप्रिशिएट करेगा। बिल्कुल सही है। ये तो आपने सही कहा कि देखने वाले का शऊर जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, अच्छी चीज़ें भी देखी हो सकती हैं। जितना आप काम करने की आपकी उम्र हो सकता है उसकी देखने की उससे ज़्यादा उम्र हो, तो ज़्यादा अरसे से देख रहा हो। मगर ऐसे लोगों को देख के कैसा एहसास होता है कि जो आर्ट के हवाले से बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, आपकी हफ्तों की मेहनत जो है वो एक कितने से टुकड़े पे जो नज़र आ रही होती है, उनके लिए कुछ भी नहीं होती कि लकीरां मारी हैं इन्होंने, रंग सुटिया है। ऐसे लोग, मतलब ऐसी भी तो एक सोच मौजूद है, तो ऐसे लोगों को देख के क्या फील होता है? कुछ भी नहीं फील करती, क्योंकि मैं किसी के लिए किसी भी तरह की राय कायम नहीं करती। कहते हैं कि लताफत अल्लाह की तरफ से ही बच्चे के अंदर आती है, और कि लताफत कब कम हो गई इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल चीज़ है। वो कहीं आपके अंदर दफन ज़रूर है, वो कभी तो निकल आएगी, और अगर आप नहीं निकालना चाहते तो कोई बात नहीं, ये आपका नहीं है तो ना निकाले, हाँ, आपका अपना किरदार है, जो दिल चाहे मर्जी करें। इसलिए मैं किसी को कुछ बताना और सिखाना नहीं चाहती। सही है। तो आर्ट से मुताल्लिक और भी कुछ काम है, एक्टिंग वगैरह भी है, और कोई लिखने के भी कहें तो क्या इनमें भी कोई इंटरेस्ट रहा कभी? नहीं, अब मैं इतना भी सब कुछ करना नहीं जानती। इतना नहीं जानती? अच्छा, मैं समझा आप कुछ एक दो काम है जो आप नहीं जानती, अब सारे ही काम करती हैं। नहीं, मैं आसमान नहीं खोद सकती। अच्छा, ओके। मैं सूरज को नहीं दफना सकती। मैं अपने पैदाइश के अमल को नहीं रोक सकती। हाँ। मैं वापस आलमी अरवा में नहीं जा सकती। मैं बहुत सारे काम नहीं कर सकती। मैं अच्छा मेकअप नहीं कर सकती। मैं अच्छा बोल नहीं सकती। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वैसे मतलब आप भी एक बिल्कुल आम खातून की तरह जो हमें इस वक्त देख रही हैं, उनकी तरह घर में बिल्कुल एक घरेलू खातून है, खाना पकाना, कपड़े धोना, सफाई करना, कपड़े इस्त्री करना, या ये सारे काम आपकी दुनिया से अलग हैं? बहुत, मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए एक बुरी आदत है कि शायद मैं अपने चाय का चम्मच भी खुद नहीं हिलाती। मेरे हाथ इतने थक जाते हैं काम कर करके। और ब्रश पकड़ के? जी, ब्रश तो मैं जितना मर्जी थकी हुई हूँ वो पकड़ लेती हूँ। जब मैं वहाँ से हटती हूँ तो फिर उसके बाद मैं एक चाय की चम्मच भी नहीं हिलाती, बल्कि मैं रात को जब सोती हूँ तो एक सामने मेरे पिलो होता है जिसके ऊपर मेरे हाथ दोनों यूँ होते हैं, और जब वो हिलते हैं तो मेरी एक चीख निकलती है। इतना मुझे दर्द हो रहा होता है। ओके, एक कॉलर हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ?
वालेकुम सलाम फहीम अब्बास साहब, यही आज कर रहा हूँ। या भाई आपको खुशामदीद कहते हैं, कहाँ गायब हैं आप इतने दिनों से? सर मैं लिटरली मैं रोज आपको याद करता हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। हमारा आपका पता है अब तक का बहुत पुराना साथ है, लेकिन चक्कर है कि मैंने अभी भी आपको कंप्लेन पहले भी जब कहूंगा कि हमारा जी हाँ। मैं लड़ पड़ा हूँ अपने केबल वाले से, आपका केबल नहीं आ रहा आपका चैनल, जो बड़ी मेरी तकलीफ बात है। तो इस पे जरा थोड़ा सा टेक्निकली आप देख लीजिए। या भाई हमने कंप्लेन कर दी थी आपकी, पता नहीं क्यों काम नहीं हुआ। मुझे लगता है मुझे खुद आना पड़ेगा, दोनों भाई लड़ेंगे उसके साथ। नहीं तो आपका नंबर मुझे दीजिएगा पहले। अच्छा आपके पहले मौजूद मेहमान को भी सलाम हो। देखिए बात ये कह रही थी ना, ये काम हर एक के बस की बात होती नहीं मुझे शादी, और हमारे यहाँ तो अब आर्ट्स एंड कल्चर का रिवाज ही खत्म होता जा रहा है। जी हाँ। मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि दुनिया में जमालियाती हिस्स के बगैर एक जो है ना आप बिल्कुल एक समझ लें गोश्त पोस्ट का पहाड़ है, मतलब आप मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। लेकिन जब तक आपको कोई किसी चीज में हुस्न नहीं आता, किसी चीज में क्रिएशन नहीं आती, और ये हाथ से जो काम होता है ना, ये करती हैं, इनको बहुत चीज़ पता होगा कि ग्राफिक पे वो आप भले जितना भी करिश्मा शादी कर लें, वो आपका काम नहीं होता, वो एक मशीन का काम होता है। असल काम ये होता है जो अपने हाथ से कर रहे होते हैं। बेसिक इसका ये है। तो मैं इनको ये कहूँ, और मेरा इनके सवाल ये कि आपके अब तो ये आर्ट हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता मरता चला जा रहा है, तो आप क्या समझती हैं इसके रिवाइवल के लिए हमें क्या करना चाहिए, और इसमें लोगों को अट्रैक्शन किस तरह पैदा की जा सकती है कि बच्चे नए जनरेशन इस तरफ आ नहीं रही? मेरा सवाल ये। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा इनके सवाल को। मैं पहला सवाल उन्होंने कहा कि आर्ट मरता जा रहा है, क्या वाकई ऐसा है? और उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि जो नए लोग इसमें आना चाहते हैं उनके लिए क्या है, कोई एक इंडस्ट्री बिजनेस कुछ नजर आता है आपको? पहले सवाल का जवाब ये है कि आर्ट मरता जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि नए दौर के तकाजे हैं ये कि आप के पास एक ऐसी मशीन आ चुकी है और आपको ज़रूरत है, आपको जल्दी काम चाहिए। पहले आपका जब सिनेमा का बोर्ड बनता था तो आर्टिस्ट आते थे और पोर्ट्रेट्स बनाते थे, टाइम लगता था। आजकल वो पैनाफ्लेक्स पे जाके सारा कुछ ग्राफिक्स के साथ होके पैनाफ्लेक्स पे निकल के आ जाता है और आप थोड़ी देर में उसको डिस्प्ले पे लगा देते हो। जी हाँ। तो जिस तरह से आगे हम बढ़ते चले जा रहे हैं, ज़माना बदलता चला जा रहा है और ये तकाजे उनको पूरा करना पड़ेगा, आर्ट को मरना पड़ेगा। वक्त अगर बच रहा है आपका तो मेरा ख्याल है टाइम अगर सेव हो रहा है तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। बिल्कुल। मगर जो चीज हाथ से बन सकती है वो मशीन तो नहीं बना सकती। ऐसा ही है, और उसके लिए खास गैलरीज हैं जो इस करती हैं, और वही आर्टिस्ट को जिंदा भी रखे हुए हैं। और वो लोग जिनकी लताफत या जिनकी हिस्से जमालियात अभी तक नहीं मरी, वो ही जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन ऐसे लोगों के साथ चलना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि वो, क्योंकि आप उनके अंदर तहजीब इस कदर गूंदी जा चुकी होती है उनके रवैयों के अंदर कि उनको फिर जो काम चाहिए होता है वो कमिटमेंट्स के साथ चाहिए होता है। और आर्टिस्ट जो है वो बेसिकली, मैं पहले भी बताई थी कि मेरा एक ज़रा मुसव्वरों के साथ थोड़ा सा एक तजाद रहता है कि उनका होता है जी मूड हुआ तो काम करेंगे। ऐसा नहीं होता। जब आप किसी को काम दे रहे हैं और वो भी ऐसे बंदे को जिसकी हिस्से जमालियात है, तो फिर उसके साथ तो आप ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते कि मूड हुआ तो काम करूंगा, कमिटमेंट नहीं करता। तो ये चीज़ ही है जो हमारे आर्ट को दफना रही है। हम बेसिकली खुद भी इसके कसूरवार हैं। ये नहीं कह सकते कि जदीद दौर के तकाजे थे या हमारी सरकार थी। हम खुद भी ऐसा ही बिहेवियर लेकर फील्ड में आते हैं जिसकी वजह से हमें मार पड़ती है। और सेकंड, हम उसके साथ जो शुरू कर देते हैं कि जी आर्टिस्ट बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनको कुछ नहीं कहना चाहिए, जबकि मैं समझती हूँ कि दुनिया का हर इंसान सेंसिटिव होता है। और मैं इस राय को जो खास तौर पे आर्टिस्टों के लिए कायम की गई है ख़त्म करना चाहती हूँ कि आर्टिस्ट हसास होते हैं। हसास नहीं होते। आर्टिस्ट जो है वो तेजी से जज़ब करके तेजी से निकालता ज़रूर है, और उसके निकालने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। कोई अपनी एक्टिंग से निकाल रहा है, कोई अपने लफ्ज़ों से निकाल रहा है, कोई अपने रंगों से निकाल रहा है, कोई मिट्टी पे उभार के निकाल रहा है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं हो सेंसिटिव। सेंसिटिव तो सारी दुनिया का हर इंसान है, उसके हर अंदर इंसान उसकी होता है। तकलीफ मगर है। इसका ये बिल्कुल ये भी नहीं है कि आर्टिस्ट सेंसिटिव नहीं है। नहीं, हर इंसान सेंसिटिव है, लेकिन उसका एक टैग आर्टिस्ट के साथ जो लगा दिया गया, दिस इज पेनफुल। हाँ ठीक है, उसे एक फनकार जो है, क्योंकि मैं अगर शो बिजनेस की बात करता हूँ, एक एक्टर की अगर बात करता हूँ मैं, तो अब जैसे हिना दिल पजीर है, वो हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है, बड़ी काबिल एहतराम भी है हमारे लिए। तो अब वो किसी किरदार को अगर मिलती हैं तो वो शायद एक और नज़र से उसे देख रही होती हैं। किसी भी शख्स को, हमें हमारी ज़िंदगियों में अलग अलग किस्म के लोग नज़र आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम कोई याद ना भी रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों का किरदार ऐसा होता है कि वो हमेशा याद रहते हैं। जब हमारे एक विंग कमांडर साहब हैं, वो मैं जानता हूँ, हमारे दोस्त हैं,
उनकी आवाज़ और उनका बोलने का अंदाज वो ऐसा है कि वो जिंदगी भर किसी को नहीं भूल सकता कोई एक दफ़ा भी मिले। खैर, तो बात तो करें इसका मकसद हसास से तो नहीं ना, इसका मकसद तो आपकी उस चीज से है जो आपने जज़ब कर ली और आपको याद रह गई। मैं ये कहना चाहिए, जैसे वो हिना जी की बात कर रहा था मैं, कि वो हर कैरेक्टर को शायद वो एक और नज़र से वो इतनी हसास हैं कि उन्हें वो पर्दे उनके सामने से उठ जाते हैं और चीजें और तरह से नजर आ रही होती हैं और वो इतनी क्लियर नजर आ रही होती है कि वो खुद उन्हें अडॉप्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह एक शायर है, मैं देखता हूँ कि चांद कितना खूबसूरत लग रहा है, वाह, मैक्सिमम तस्वीर खींच ली, ठीक है, और एक शायर जो है वो तो इसको लफ्जों में परो देगा, वो इसे पता नहीं इसे और क्या क्या चीजें नजर आएंगी। अब मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब के सफरनामे पढ़े आप, वो बात सिर्फ इतनी होती है कि यहाँ से लेके फलानी जगह तक जो है ना एक शख्स गया है, दोस्तों के साथ जा रहा था मैं, गाना लगा हुआ था बड़ा अच्छा गाड़ी में, और वो इसको इतने खूबसूरत तरीके से बयान करेंगे कि वो 4 सफ़ों तक वो पढ़ते रहेंगे उसी चीज को। तो इसी तरह एक आप भी तो एक हसास होने का एक एरिया है, महसूस करने में बड़ा फर्क है। हाँ। तो हमारे साथ हिस जो लगा दी जाती है, अगर उसकी जगह हमें महसूस पे लगा दिया जाए तो मैं समझती हूँ ज्यादा बेहतर है। और मैं ये भी अल्फाज इस्तेमाल करूंगी कि जो मुसव्विर होता है या आर्टिस्ट, मैं एक पूरा ले लेती हूँ कि फनून लतीफ़ा से वाबस्ता जो लोग होते हैं वो जालिम होते हैं। फनून लतीफ़ा से वाबस्ता लोग जालिम होते हैं, क्योंकि जो वो देख रहे होते हैं माशरे में, जो वो अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं, वो जितनी तेजी से जज़ब करके फिर जितनी बेबाकी से उसको निकालते हैं तो ये नहीं सोचते कि माशरे पे उस पर का इम्पैक्ट क्या होने वाला है और जिसके बारे में हम बोल रहे हैं उसको सुनने में कितनी तकलीफ होने वाली है। जैसे कि हम मंटो को ले लें, तो जब वो बोले तो उन्होंने जिसके बारे में बोला और जिस माशरे के बारे में बोला तो बड़ी सफाकी से बोला, तो इसके लिए आपका थोड़ा सा सफाक होना भी जरूरी है। सही है, मगर अगर आपके पास ये सलाहियत है तो आपकी जिम्मेदारी भी तो है कि आप जो चीज देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उसको आगे बताएं भी। हाँ जी, ये एक तो जिम्मेदारी उसका भी तो है। हसासियत से ज्यादा महसूसात से ताल्लुक रखना ज्यादा मैं समझूंगी कि आर्टिस्टों के साथ टैग लगाना बंद कर दिया जाए। दुनिया का हर शख्स हसास होता है, सही है, लेकिन महसूसात तेज जो है वो आर्टिस्टों की होती है, वो जल्दी जज़ब कर लेते हैं। ओके, अच्छा, यूट्यूब और ये सोशल मीडिया, इसकी वजह से कितना फायदा हुआ है इस आर्ट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोगों को, इस बारे में कुछ बताइए। 80% मेरे 80% प्रोजेक्ट मेरे फेसबुक अकाउंट से आते हैं मुझे, और फायदा और नुकसान की बात आपके अपने इस्तेमाल के ऊपर है कि आप उसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो नए जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जब वो आते हैं इंडस्ट्री में, तो आपको लगता है कि उनके लिए बड़ा बेहतरीन है, उनकी भी एक दिन करोड़ों की पेंटिंग बिक जाएगी, क्योंकि कदरदान तो मौजूद हैं यहाँ पे? उनके अंदर की तख्लीक पे डिपेंड करता है, उनके काम पे, उनकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि उनकी करोड़ की पेंटिंग बिकती है कि नहीं बिकती। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सही है। तो वैसे आज भी, और मैं तो चाहूंगी बजाय मेरा मशवरा लेने के उसको निकालें जो उनके अंदर है, ताकि करोड़ की पेंटिंग बिक जाए। हाँ, उसको भी निकालें, जो पेंटिंग अंदर पड़ी हुई वो भी निकालें और डालें उसकी जगह। अच्छा, तो कदर करने वाले मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि मैं जब से इस फील्ड में आई हूँ मेरा एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि मेरे पास काम नहीं था और मैं थक गई कि मैं अगले काम की जो कमिटमेंट करके बैठी हूँ तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रेस्ट कैसे ले लूँ। मुझे अपनी हेल्थ पे कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। रिफत, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, आप इसी तरह खुश रहें और अच्छा जो है वो उसे उतारती रहें और लोगों तक पहुंचाती रहें। थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। दोबारा भी कभी कराची आइएगा तो जरूर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। दोस्तों, यकीनन आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।